प्यारे बच्चों, क्लास 10th की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। अभी तक हमने हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में लर्न किया है ना। हमने देखा था कि किस तरीके से हार्ट में है ना 4 चैम्बर्स होते हैं। उन 4 चैम्बर्स में है ना ब्लड जो है कहाँ कहाँ से आता है और साथ ही वापस किधर वो जाता है ना। तो आपको जैसा कि मैंने ब्लड हार्ट के बारे में बताया था, ये हार्ट है ना। आप अपने बुक के अंदर फिगर 6.10 देख सकते हैं है ना। इसमें लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम, साथ ही लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल, ये 4 चैम्बर की बात की थी है ना। अब इसमें ब्लड जो है लेफ्ट एट्रियम जो है रिसीविंग चैम्बर बोला था, राइट एट्रियम ये भी रिसीविंग चैम्बर है। इसके साथ ही जो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल ये डिस्ट्रीब्यूशन चैम्बर है। यहाँ से ब्लड वापस बॉडी के अंदर जाता है ना। तो ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है यहाँ से ब्लड बॉडी में जाता है और राइट वेंट्रिकल है यहाँ से ब्लड जो है वो प्योर होने के लिए लंग्स में जाता है। ठीक है, तो ये बात अपन ने इसमें पढ़ी थी। अब ब्लड फ्लो कैसे होता है इसके बारे में अपन बात करेंगे। तो ब्लड का जो फ्लो है वो आप देखेंगे है ना। ब्लड फ्लो, तो फ्लो ऑफ ब्लड व्हेन ऑल द चैम्बर्स आर है ना रिलीज ब्लड इज फिल्ड इन देम है ना। तो जब इन सभी चैम्बर्स के अंदर ब्लड आ जाता है तो उसके बाद वो उनको ये भर जाते हैं और भरने के बाद है ना अपन देखेंगे सबसे पहले राइट एट्रियम है ना। राइट एट्रियम गेट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना फ्रॉम द बॉडी है ना थ्रू ग्रेट वेना है ना, थ्रू ग्रेट वेना केवा या थ्रू ग्रेट वेन। ओके, जो राइट एट्रियम है वो राइट एट्रियम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से भर जाता है ना। वेन जो ग्रेट वेना केवा जिसको अपन ने कहा था वो वेना केवा वहाँ पर ब्लड लेकर के आती है। ठीक है, फिर लेफ्ट एट्रियम है ना। लेफ्ट एट्रियम गेट ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स है ना थ्रू पल्मोनरी वेन है ना। ये देखेंगे आप, ये दोनों बातें अपन ने इसमें देखी है ना। तो ये देखो राइट एट्रियम और ये लेफ्ट एट्रियम। तो राइट एट्रियम वेना केवा है ना अपर बॉडी से और लोअर वेना केवा लोअर बॉडी से ये भर जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से। फिर लेफ्ट एट्रियम जो पल्मोनरी वेन के थ्रू जो है ब्लड इसमें आ जाता है और ये फिलअप हो जाती है। ओके, उसके बाद आप देखेंगे वेन है ना वेन आर्टरी है ना कॉन्ट्रैक्ट है ना। जब एट्रियम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तब द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो फ्रॉम राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल है ना। तो जब ये एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उस समय जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर एंटर हो जाता है और द ऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव्स फ्रॉम लेफ्ट है ना एट्रियम टू है ना लेफ्ट वेंट्रिकल्स। इस तरीके से जो अपर वाले चैम्बर थे उसमें से ब्लड लोअर चैम्बर में आ जाते हैं, लेफ्ट से लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम में और राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम में। आपको ये ध्यान रखना है कि कहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और कहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर है सेकंड कि वेन वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट है ना। पहले जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हुए थे तो ब्लड वेंट्रिकल में आ गए, अब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो द ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, द ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप टू द बॉडी फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल है ना। तो लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो वाया ग्रेट आर्टरी या एरोटा है ना, ग्रेट आर्टरी या एरोटा के थ्रू जो है ये ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी के अंदर एंटर हो जाएगा। उसके बाद द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप टू द लंग्स है ना। ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो राइट वेंट्रिकल से है ना किधर चला जाएगा, लंग्स में चला जाएगा। किसके थ्रू जाएगा, ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाएगा है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, द
ट्यूब्स ऑफ ब्लड वेसल्स, ये तो बात यहाँ ख़त्म होती है। अब अपन ब्लड की जो वेसल्स हैं उनके बारे में बात करते हैं कि ब्लड जो है वो हमारी बॉडी के अंदर मूवमेंट करता है। वो दो तरीके की नलियाँ या ट्यूब्स होती है ना, इनको हम आर्टरीज और वेन के नाम से पुकारते हैं। या इनमें क्या डिफरेंस है और इनमें क्या सिमिलरिटीज़ है, ये एग्ज़ाम में कभी कभी पूछा जाता है। तो आर्टरीज़ की जो प्रॉपर्टीज़ है उसको अपन देखते हैं कि आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, है ना। आर्टरी का क्या वर्क है, ये आर्टरीज जो होती है वो हार्ट से बॉडी के अदर पार्ट तक ब्लड को कैरी करती है ना। और इसमें हमेशा आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अच्छे से याद रख लेना, आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना। और बीच में एक वर्ड, एक लाइन और लिखी है कि ओनली, है ना, पल्मोनरी आर्टरी, है ना। ये कुछ एक विशेष आर्टरी है जिसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। तो ये पल्मोनरी आर्टरी जो है उसके अंदर हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा, है ना। और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ से कहाँ ले जाती है, हार्ट से लंग्स की तरफ ले जाती है। ये बात आप अच्छे से समझ लें कि आर्टरीज के अंदर हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन एक पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है जिसके अंदर हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा। ये थोड़ा कंफ्यूज करने वाला मैटर है, इसलिए एग्जाम में भी पूछा जाता है कि उस आर्टरी का नाम बताओ जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना। तो नेम द आर्टरी विच हैव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो आपको वहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी का नाम देना है, ठीक है। इसके साथ ही वेन की बात करते हैं अपन, है ना। तो वेन्स डिलीवर द ब्लड बैक टू द हार्ट फ्रॉम पार्ट ऑफ द बॉडी, है ना। ये वेन क्या करती है कि बॉडी के जो अदर पार्ट हैं वहाँ से ब्लड को कलेक्ट करके वापस हार्ट में लाने का काम करती है। दिस ब्लड इज़ अनप्योर, है ना। ये जो ब्लड वापस हार्ट में आया ये अनप्योर होता है ना, क्योंकि इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ओके, तो जितनी भी वेन्स हैं उसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जो है फ्लो होता है। लेकिन यहाँ पर भी एक बात और आती है कि इन वेन्स में भी पल्मोनरी वेन, है ना, एक पल्मोनरी वेन ऐसी है जिसमें हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है ना। तो ये आप ध्यान रख लेना कि पल्मोनरी वेन के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना। और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लंग्स से हार्ट के अंदर एंटर होता है, तो इसको हम पल्मोनरी वेन के नाम से जानते हैं। ये दोनों थोड़ा सा कंफ्यूज वाला मामला है। पल्मोनरी आर्टरी हमेशा आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और वो हार्ट से लंग्स में जाता है ना, इस पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। और वेन में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन एक पल्मोनरी वेन एक ऐसी वेन है जिसमें हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा और वो लंग्स से हार्ट में लाती है उस ब्लड को, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन, आर्टरी और वेन में क्या डिफरेंस है वो भी आपको यहाँ पर बता रखा है आपके नोट्स के अंदर। तो आर्टरीज हैव थिक वॉल, है ना, आर्टरीज के अंदर वॉल जो होती है वो थिक होती है, वेयर एज वेन हैव थिन वॉल, है ना। वेन के अंदर वॉल जो होती है वो थिन होती है। इसका रीज़न भी आपको पता होना चाहिए। आर्टरी की वॉल जो है थिक क्यों होती है, क्योंकि आर्टरीज के अंदर जो ब्लड फ्लो होता है वो प्रेशर के साथ, क्योंकि हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, उसमें प्रेशर के साथ ब्लड जाता है उसमें, इसलिए उसकी दीवारें मजबूत या मोटी होनी चाहिए, नहीं तो वो फट जाएगी, रैप्चर हो जाएगी, है ना। और आर्टरीज के अंदर क्योंकि बॉडी से ब्लड आ रहा है, धीरे धीरे आता है, इसलिए वो उसकी दीवारों को या उसकी वॉल्स को, है ना, इतनी थिक होने की ज़रूरत नहीं है, थिन होती है ये दीवारें। ओके, तो आर्टरीज आर कनेक्टेड टू वेन, है ना, बाय थिन कैपिलरीज, है ना। आगे जा कर के जहाँ पर एंड होता है इनका, तो आर्टरी आगे जा कर के, है ना, ब्रांच्ड होती जाती है और लास्ट में कैपिलरीज के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और वो कैपिलरीज वापस असेंबल होकर के, है ना, वेन के अंदर जा कर के कनेक्ट होती है ना। तो वेन और आर्टरी जो है आगे इन कैपिलरीज के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट रहती है ना। तो आप देखेंगे कैपिलरीज, है ना, वेयर इन मटेरियल्स आर एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड सेल्स। तो ये कैपिलरीज जो है वहाँ पर, कैपिलरीज कहाँ पर बनेगी, जहाँ पर सेल होगी, है ना, उस सेल लेवल पर ये आर्टरी जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कैपिलरी में, और कैपिलरीज वापस असेंबल होकर के आर्टरी में वेन के अंदर कन्वर्ट होती रहेगी,
तो इस तरीके से इन कैपिलरीज के अंदर क्या होता है, एक्सचेंज होता है किसी भी मटेरियल का, है ना। जैसे कि अपन बात करें कि लंग्स के अंदर जो एल्वोलाई थे, उस एल्वोलाई के पास में ये आर्टरीज में ये आर्टरीज जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, कैपिलरी में, और कैपिलरीज के अंदर फिर वहाँ से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है ना। अपनी जो ये विलाई, जिस विलाई की अपन बात की थी, जिस विली की अपन ने बात की थी जहाँ पर फूड का एब्जॉर्प्शन हो रहा था, वहाँ पर भी ये सेल लेवल पर ये आर्टरीज और ये वेन जो है वो कैपिलरीज में कन्वर्ट हो जाती है, और वहाँ पर फूड मटेरियल का एक्सचेंज होता है या एब्जॉर्प्शन होता है जो ब्लड को दिया जाता है ना। ये बात अपन ने पहले की थी। तो ह्यूमन सो, अब यह जो मेन क्वेश्चन है, सॉरी उससे पहले अपन बात करते हैं, वेयर इन एंड मटेरियल आर एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड सेल्स, देयर आर सम वॉल प्रेजेंट इन वेन, है ना। आप देखेंगे वेन के अंदर हमेशा वाल प्रेजेंट होती है। वाल का मतलब, वाल होते हैं ना ये किसी भी चीज़ को फ्लो होने से कंट्रोल करते हैं ना। जैसे हार्ट में वाल थे, वाल्व जिसको अपन कह रहे हैं ना, तो ये जैसे वाल्व वेन के अंदर जो ट्यूब्स वेन जो होती है, उन वेन्स के अंदर वाल्व होते हैं, है ना। वाल, दीवारों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, है ना, वाल की बात कर रहा हूँ, वाल्व, है ना, वाल्व। तो वेन के अंदर वाल्व होते हैं और आर्टरीज के अंदर वाल्व प्रेजेंट नहीं होते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि वेन के अंदर ब्लड जो है वो वापस बॉडी की तरफ जाने की संभावनाएं रहती है, इसलिए जो ब्लड ऊपर बढ़ गया ना, उसको ऊपर की तरफ, यानी एक ही साइड में उसका मूवमेंट होता रहे, इसलिए ऐसे वाल्व होते हैं ताकि ब्लड का बैक फ्लो नहीं हो, है ना। और आर्टरीज के अंदर वाल्व की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ऊपर से हार्ट प्रेशर कर रहा है ना, तो वो बैक फ्लो तो होगा ही नहीं, आगे ही जाएगा, है ना। इसलिए इनमें आर्टरीज के अंदर वाल्व नहीं होते हैं, बल्कि वेन के अंदर वाल्व प्रेजेंट होते हैं, विच आर प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, है ना। इसका रीज़न क्या है वाल्व का, कि ये ब्लड के बैक फ्लो को रोकता है। ओके, अब एक क्वेश्चन आता है डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। तो डबल सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? तो ह्यूमन, मोस्टली ह्यूमन की बात करते हैं, तो ह्यूमन सो डबल सर्कुलेटरी, है ना, एंड कंप्लीट सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। आप देखेंगे कि जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो एक दूसरे से कभी मिक्स नहीं होते, है ना। तो क्यों नहीं होते हैं ये? क्योंकि हार्ट में भी वैसी दीवारें होती है जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग रखती है, उसके बाद वेन्स और आर्टरी में ब्लड फ्लो होता है, इसलिए कभी इनका मिक्सिंग नहीं होता है। अगर मिक्सिंग हो रहा है इट मीन्स ब्लड में प्रॉब्लम हो जाएगी, हार्ट में प्रॉब्लम हो जाएगी, और हमारी बॉडी के अंदर ऐसे टॉक्सिक मटेरियल जो है वो जमा होने लगेंगे। ओके, तो ह्यूमन बीइंग जो है वो डबल सर्कुलेटरी सिस्टम जो है शो करता है, इसके बारे में भी अपन बात करते हैं। एम्फीबियन एंड मैनी रेप्टाइल्स हैव 3 चैम्बर्स इन देयर हार्ट, है ना। जो ह्यूमन बीइंग जो है उसके अंदर तो 2 चैम्बर्स थे, 4 चैम्बर्स थे, और बाकी के जो एम्फीबियन और रेप्टाइल्स जो होते हैं उनके हार्ट के अंदर 3 चैम्बर होते हैं, है ना। पीसीज जो एनिमल हैं, जो भी मछली वगैरह ये, है ना, हैव 2 चैम्बर्स इन देयर हार्ट, है ना, उनके हार्ट में केवल 2 चैम्बर ही होते हैं, ठीक है। वाई 3 चैम्बर्स इन हार्ट ऑफ एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स, है ना। एम्फीबियन और रेप्टाइल्स के अंदर 3 चैम्बर क्यों होते हैं? इसका भी रीज़न कि देयर आर, है ना, देयर आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, या दीज आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, है ना। ये जो जानवर होते हैं एम्फीबिया और रेप्टाइल्स वाले, तो इनमें 3 चैम्बर इसलिए है क्योंकि ये जो है वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं, ठंडे रुधिर वाले, है ना, शीत रुधिर वाले एनिमल कहलाते हैं ये। देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट इन इज़ नॉट हाई, है ना। इन जानवरों में एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट होती है वो इतनी हाई नहीं होती है ना। दे कैन टॉलरेट द सम मिक्सिंग ऑफ ब्लड, है ना। ये क्या, इनमें ब्लड का मिक्सिंग हो जाए तो भी उसको वो टॉलरेट कर सकते हैं, सहन कर सकते हैं, है ना। देयर बॉडी टेम्परेचर डिपेंड ऑन द टेम्परेचर ऑफ एनवायरनमेंट, है ना। इन जानवरों का जो बॉडी टेम्परेचर है वो एनवायरनमेंट के टेम्परेचर पर डिपेंड रहता है। अगर बढ़ जाता है तो वो इनका टेम्परेचर बढ़ जाता है, और अगर इनका एनवायरनमेंट का टेम्परेचर घट जाए तो उनकी बॉडी का टेम्परेचर भी कम हो जाता है। लेकिन हमें हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस रखना ज़रूरी है ना। भले ही विंटर सीजन हो, भले ही
ये समर सीज़न हो, है ना, हम हमारे टेम्परेचर को कम ज़्यादा नहीं कर सकते, नहीं तो हम बीमार हो जाते हैं। इसलिए हमारे बॉडी के अंदर 4 चैम्बर होते हैं, है ना, ये ध्यान रखने वाली बात है। और भी है, सो एनर्जी इज नॉट रिक्वायर्ड टू कीप द बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट, है ना, इसलिए इन जानवरों में बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने की ज़रूरत नहीं होती है, जबकि हमें ज़रूरत होती है ना, क्योंकि हम बिना बॉडी का टेम्परेचर अगर थोड़ा सा भी अप एंड डाउन हुआ तो हम तुरंत, है ना, कैसा फील करेंगे आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अब डबल सर्कुलेटरी सिस्टम का अर्थ ये होता है कि ब्लड जो है वो हार्ट से निकल करके या बॉडी पार्ट्स में से जैसे ही हार्ट में आता है तो वो 2 बार, है ना, 2 टाइम हार्ट में एंटर करता है ना। फर्स्ट आप देखोगे 2 टाइम कैसे करता है, इसका अर्थ ये है कि बॉडी से जैसे ही ब्लड हार्ट में गया तो वो वापस बॉडी में जाने तक, है ना, 2 बार हार्ट से होकर के गुजरेगा। इसमें कैसे निकलता है 2 बार हार्ट में, आप देखेंगे इस चित्र से आपको आइडिया लगेगा। इसमें देखें आप, ये वाला, है ना, ये वाला जो फिगर है ये आपको डबल सर्कुलेटरी सिस्टम को समझाता है। इसमें आप देखेंगे सबसे पहले अपन इसकी बात करते हैं बॉडी की, है ना। तो आप ये जो फ्रॉम बॉडी लिखा हुआ है एक साइड में देखें आप, ये इस जगह पर ये फ्रॉम बॉडी, तो बॉडी से ये ब्लड जो है इस वेना केवा के थ्रू जो है ना, ये इसमें एट्रियम में, है ना, कौन सा एट्रियम है ये जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, तो ये राइट एट्रियम में एंटर करता है। अब आप भी देखेंगे इस राइट एट्रियम से ये राइट वेंट्रिकल में जाएगा, यानी इसके नीचे जस्ट, है ना, इस जगह ये राइट वेंट्रिकल, इस राइट वेंट्रिकल में जाएगा और राइट वेंट्रिकल से ये वापस, है ना, ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, ये पल्मोनरी आर्टरी लिखा हुआ है आप देखेंगे, ये एक बार एंटर हुआ हार्ट में, उसके बाद ये वापस हार्ट से आउट होगा, है ना, आउट होकर के ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाएगा। ये ऊपर लंग्स है, ये लंग्स कैपिलरीज, यहाँ पर एक्सचेंज हो रहा है, CO2 यहाँ छोड़ रही है और वापस यहाँ से ऑक्सीजन जो है वापस वो ब्लड गेन कर रहा है। उसके बाद आप देखेंगे ये पल्मोनरी वेन, है ना, ये देखो आप, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मैंने बताया ना अभी आपको कि पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है, और पल्मोनरी वेन एक ऐसी वेन है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें से होकर के, है ना, पल्मोनरी वेन से वापस देखो हार्ट के अंदर एंटर करता है ना, ये है लेफ्ट एट्रियम। ओके, लेफ्ट एट्रियम से वापस लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये एरोटा के थ्रू वापस बॉडी के अंदर जाएगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ब्लड जो है 2 बार इस हार्ट के अंदर एंटर होता है ना। बॉडी से जो ब्लड हार्ट में जा रहा है वो वापस बॉडी में आएगा तो 2 टाइम जो है ये हार्ट के अंदर एंटर होता है। इसलिए ऐसा जो सिस्टम है या ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसको अपन डबल सर्कुलेटरी सिस्टम के नाम से पुकारते हैं, है ना। आप अपनी बुक में इसको और भी अच्छे से पढ़ सकते हैं, मैंने इसको आपको समझाया है डबल सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। ओके, अब बात करते हैं अपन आगे हार्ट बीट, है ना। हार्ट बीट क्या है, तो 1 कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट इज नोन एज हार्ट बीट, है ना। मैंने अभी आपको बताया कि एट्रियम और वेंट्रिकल ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने से ब्लड जो है इनके अंदर भरता है, वापस बॉडी के अंदर पंप होता है। तो एक बार कॉन्ट्रैक्ट होना और वापस रिलैक्स होना, तो ये एक बार कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होना का जो प्रोसेस है इसको 1 हार्ट बीट के नाम से पुकारते हैं, है ना। तो नॉर्मल हार्ट बीट इज 70 to 72 टाइम, है ना, पर मिनट इन अ एडल्ट पर्सन। किसी भी एडल्ट पर्सन के अंदर 1 मिनट में 1 मिनट में 70 से 72 बार, है ना, 70 to 72 टाइम, है ना, हार्ट बीट जो है एडल्ट पर्सन की हार्ट बीट इतनी होती है। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट, वो है ये 2 वर्ड आते हैं सिस्टोल और डायस्टोल, है ना। सिस्टोल क्या होता है, डायस्टोल क्या होता है। हार्ट बीट मैंने अभी आपको समझाया। तो सिस्टोल का अर्थ होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट एंड ब्लड पंप इन मेन आर्टरीज इज कॉल्ड सिस्टोल, है ना। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उससे क्या होता है, ब्लड जो है वो मेन आर्टरी के थ्रू
बॉडी के अंदर एंटर होता है। और इस प्रोसेस को यानी हार्ट के कॉन्ट्रैक्ट होने को हम सिस्टोल के नाम से पुकारेंगे। और डायस्टोल किसको कहते हैं? रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट, है ना। हार्ट का जो रिलैक्सेशन होता है, रिलैक्स हो रहा है हार्ट, तो उससे क्या होता है? ब्लड फ्लो इनटू द आर्टरी एंड एट्रियम एंड वेंट्रिकल इज कॉल्ड डायस्टोल, है ना। ब्लड जो है वो एट्रियम और वेंट्रिकल में जाता है। जब ब्लड हार्ट रिलैक्स होता है तो उस समय ब्लड जो है वो इसमें आर्टरी में और फिर सॉरी एट्रियम में, ये गलत लिखा है, एट्रियम में और वेंट्रिकल के अंदर एंटर होता है, तो इसको हम डायस्टोल के नाम से पुकारते हैं। ठीक है। अब ब्लड प्रेशर क्या है? तो द फोर्स दैट ब्लड एक्सर्टेड अगेंस्ट द वॉल ऑफ द वेसल, है ना, इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। यानी हमारे हार्ट के थ्रू ब्लड इन वेसल्स के अंदर रन कर रहा है, तो उस समय ब्लड के द्वारा उन वेसल्स की जो वॉल हैं, दीवारें हैं, उनके ऊपर जो प्रेशर लगेगा, है ना, उस प्रेशर को हम हार्ट प्रेशर या ब्लड प्रेशर के नाम से पुकारेंगे, है ना। इट इज़ मेजर बाय स्फाइग्मोमेनोमीटर, है ना। ये हार्ट प्रेशर जो है वो स्फाइग्मोमेनोमीटर के थ्रू जो है मेज़र किया जाता है ना। उस डिवाइस का नाम क्या है जिससे हार्ट प्रेशर मेज़र करते हैं? तो उसको है स्फाइग्मोमेनोमीटर, है ना। और जो अपनी हार्ट बीट को जो अपन जिस अपरेटस से अपन सुनते हैं या डॉक्टर सुनता है, जिसके गले में वो टिका रहता है, आपको बताओ तो उसको स्टेथोस्कोप के नाम से पुकारते हैं ना, स्टेथोस्कोप। ठीक है। अब है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ये कुछ पॉइंट या वर्ड है, आपको अच्छे से याद रखना है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड द आर्टरी, है ना, तो आर्टरी के अंदर ब्लड का प्रेशर कब? ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल, है ना। तो इसको अपन जब वेंट्रिकल्स जो है वो सिस्टोल की कंडीशन में होते हैं, या वहाँ जब सिस्टोल की कंडीशन चल रही होती है ब्लड इस हार्ट के अंदर, उस समय आर्टरी के ऊपर जो प्रेशर होता है इसको अपन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। और इसका जो लगभग कितना यूनिट है वो 120 है ना, mmHg, है ना, मिलीमीटर हाइड्रोजन इसका है, तो 120 mmHg के बराबर होता है। और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर किसको कहते हैं? प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल, है ना, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है। तो जब वेंट्रिकल्स जो है डायस्टोल की कंडीशन में होते हैं, उस समय जो आर्टरी के ऊपर जो प्रेशर होता है उसको अपन डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के नाम से पुकारते हैं। और ये लगभग 80 mmHg के बराबर होता है ना, 80 mmHg, यानी 80 mmHg के बराबर होता है। फिर है हाइपरटेंशन। तो नॉर्मल वैल्यू क्या है इसकी ब्लड प्रेशर की? वो है 120 to 80 mmHg। ठीक है। अब है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन इज कॉज्ड बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हम क्या लिखा है देखो, हाइपरटेंशन इज कॉज्ड बाय कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ विच रिजल्ट इन इंक्रीज, है ना, रेजिस्टेंस ऑफ ब्लड फ्लो। इट कॉज रैप्चर ऑफ आर्टरी एंड इंटरनल ब्लीडिंग। यानी हाइपरटेंशन का अर्थ होता है जब ये एट्रियोल्स, है ना, जो ये जो आर्टरीज है, इन आर्टरी के ऊपर जो ब्लड का जो प्रेशर पड़ता है ना, आप समझे इस चीज़ को। हाइपरटेंशन का अर्थ होता है कि जब कॉन्ट्रैक्शन होता है, इस हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन होता है, उस समय आर्टरीज के ऊपर जो प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाता है, और उसके कारण जो है ब्लड का जो उन फ्लो जो है वो रुक जाता है, या रेजिस्टेंस जो है शो करता है, उसको हम हाइपरटेंशन के नाम से जानते हैं, है ना। देखेंगे एक मिनट इसको। हाइपरटेंशन, ना, हाइपरटेंशन इज कॉज्ड बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रियोल्स, है ना, एट्रियोल्स विच रिजल्ट्स
इन इंक्रीज्ड रेजिस्टेंस ऑफ ब्लड फ्लो, है ना। एट्रियोल्स जब एट्रियम जो है वो जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं या उनका प्रेशर पड़ता है जब एट्रियोल, क्योंकि एट्रियोल के कॉन्ट्रैक्ट होने से ही ब्लड जो है राइट वेंट्रिकल से लंग्स में जाएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी में जाएगा। तो इस एट्रियोल्स के कॉन्ट्रैक्शन से ब्लड का जो प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है और ब्लड जो है फ्लो नहीं हो पाता है, रेजिस्टेंस हो जाता है उसका, यानी वो रुकावट आ जाती है ना। ये रुकावट क्यों आ जाती है? क्योंकि उन ब्लड की जो कैपिलरीज या ब्लड की जो वेसल्स हैं उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है ना। जो ये फैटी फूड खाने से उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल जो है जमा हो जाता है, उस कोलेस्ट्रॉल के कारण उसमें रेजिस्टेंस होता है, यानी उस ब्लड को फ्लो होने से रोकता है ना, रुक जाता है। और इससे क्या होता है, जो आर्टरीज जो होती है, क्योंकि उसी के अंदर ब्लड प्रेशर के साथ फ्लो होता है ना, तो वो आर्टरी जो है वो रैप्चर हो जाती है और इंटरनल ब्लीडिंग जो है स्टार्ट हो जाती है। हमारी बॉडी के अंदर ब्लीडिंग हो जाती है, क्योंकि नसें जो आर्टरीज है वो फट जाती है और उसमें से ब्लड जो है इन कैविटी के अंदर आने लग जाता है। इसको अपन हार्ट फेल भी कहते हैं, है ना, हार्ट अटैक के नाम से भी पुकारते हैं। ओके, तो इस तरीके से आज अपना ये लेसन, चलो अपन लिम्फ के बारे में भी एक छोटी सी है पॉइंट, इसको भी अपन कवर कर लेते हैं। लिम्फ, है ना, तो लिम्फ क्या होता है, ये भी ब्लड का एक छोटा सा पार्ट है ना। कलरलेस फ्लूइड, लिम्फ क्या है, एक तरीके का कलरलेस फ्लूइड है ना, लाइक प्लाज्मा, है ना, प्लाज्मा के जैसा ही होता है, बट लेस कंटेन, है ना, लेस कंटेन एंड प्रोटीन विच लीक्ड आउट फ्रॉम ब्लड कैपिलरीज, है ना। ये प्लाज्मा जैसा ही होता है और इसमें प्रोटीन का जो अमाउंट है वो कम होता है। और ये कहाँ से आया, ये ब्लड कैपिलरीज से ही, है ना, लीक होता है या उसमें से आउट होता है ना। और ये एक्यूमुलेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है इन इंट्रासेलुलर स्पेस इन द टिश्यू, है ना, इज कॉल्ड, है ना, टिश्यू फ्लूइड, है ना। इट इज़ आल्सो कॉल्ड टिश्यू फ्लूइड, या टी नहीं लिखा है इस बच्ची ने, टिश्यू फ्लूइड। व्हेन इट एंटर्स इन कैपिलरीज इट इज़ नोन एज लिम्फ। देखिए क्या होता है कि लिम्फ जो है ये एक तरीके का कलरलेस फ्लूइड होता है और प्लाज्मा जैसा ही होता है। और प्लाज्मा से ये क्यों, कितना सा डिफरेंस है इसमें, डिफरेंस क्या है कि इसमें प्रोटीन का अमाउंट होता है वो कम होता है। और ये जो ब्लड की जो कैपिलरीज होती है ना, आर्टरी, देखो 2-3 नाम बताए थे मैंने, आर्टरी और वेन और कैपिलरी। तो जो ब्लड की कैपिलरी होती है वहाँ से ये उस कैपिलरीज में से, है ना, ये लीक हो जाता है, बाहर निकल जाता है। और जो कहाँ जमा रह जाता है, ये जो इंट्रासेलुलर स्पेस है ना, सेल के बीच में जो स्पेस होती है वहाँ पर ये एक्यूमुलेट हो जाता है। ओके, और फिर ये इसको हम टिश्यू फ्लूइड के नाम से भी पुकारते हैं, क्योंकि टिश्यू के जो बीच में जो स्पेस होती है यहाँ ये जमा रहता है और ये वापस जब इन कैपिलरीज के अंदर एंटर होता है तो इसको हम लिम्फ के नाम से पुकारते हैं, है ना। लिम्फेटिक सिस्टम एक ऐसा ही सिस्टम होता है, जिस तरीके से ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है उसी तरीके से लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम की तरह काम करता है ये भी, लिम्फ भी, है ना। उसमें क्या होता है, लिम्फ के अंदर लिम्फेटिक कंसिस्ट ऑफ लिम्फ, है ना। ये लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है उसमें लिम्फ होता है, कौन किन किन चीज़ों से मिलकर के बनता है कि भाई, एक तो लिम्फ से, दूसरा लिम्फ नोड और लिम्फेटिक कैपिलरीज, है ना, और लिम्फ वेसल्स एंड लार्ज वेन, है ना, इन चीज़ों से मिलकर के ये बनता है, ठीक है। लिम्फ कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन, है ना, इंटेस्टाइन। देखिए लिम्फ का काम क्या है कि लिम्फ जो है फैट, है ना, डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब जो फैट है उसको ये कैरी करता है। एंड ड्रेन एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द इंट्रासेलुलर स्पेस टू द ब्लड। और जो इंट्रासेलुलर स्पेस में जो एक्स्ट्रा ये फ्लूइड होता है ना, उसको क्या करता है, वापस ब्लड के अंदर एंटर करवाने का काम करता है। तो सीधा साधा ये अर्थ है कि लिम्फ जो है ब्लड से रिलीज़ हुआ या ब्लड से एस्केप हुआ लिक्विड होता है, लीक हुआ लिक्विड होता है और ये इंट्रासेलुलर स्पेस के अंदर एक्यूमुलेट रहता है
और ये लिम्फ की जो अलग से नोड और लिम्फ की पूरी ऐसी कैपिलरीज वगैरह होती है, जैसे ब्लड की कैपिलरीज होती है वैसे ही लिम्फ की भी अलग से कैपिलरीज होती है। और ये लिम्फ जो है उन कैपिलरीज के थ्रू जो है बॉडी के अंदर है ना करता रहता है। और इसका मेन वर्क क्या है, इसको फैट को है ना, जो इंटेस्टाइन से जो फैट मिला था या एब्जॉर्ब और डाइजेस्टेड फैट था, उस फैट को कैरी करने का काम या ट्रांसपोर्ट करने का काम जो है इस लिम्फ का होता है। ओके, तो इस तरीके से आज हमने सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा। ओके, कल अपन अगले लेसन में अपन बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ओके, थैंक यू।